औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडर्स के बारे में कि एनिमल जो है ना बिल्कुल चेक करने में बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे होते। तो इसकी ना 4-5 वजूहात हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एनिमल को ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपने वो खुद देख लेना है या अपने डॉक्टर्स को चेक करवाएं कि इनमें से इन 5-6 प्रॉब्लम्स में से एनिमल को कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। तो हम आज बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। तो रिपीट ब्रीडिंग के बारे में मैंने कोई 5-6 चीज़ें बनाई हैं, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि ये 5 पॉइंट्स जो है ना हो सकते हैं जिसकी वजह से एनिमल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता। पहली बात तो यह है कि एनिमल के अंदर कोई अनाटमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बनावट के अंदर एनिमल के रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी बनावट के अंदर कोई मसला हो सकता है, तो उस वजह से जो है ना एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता। दूसरी वजह जो है ना फंक्शनल, कि एनिमल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक ठीक है लेकिन उसका फंक्शन ठीक नहीं है। अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा तो तब भी एनिमल जो है ना प्रेग्नेंट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे है कोई डिज़ीज़, फ़र्ज़ करें इन्फेक्शियस काज, हम इसको कह देते हैं इन्फेक्शियस काज। अगर कोई एनिमल के अंदर यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर या कि कहीं पे भी एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कोई मसला होगा तो तब भी एनिमल जो है ना वो कंसीव नहीं करेगा। चौथे नंबर पे आ जाता है मैनेजमेंटल इश्यूज़। ये मैनेजमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपने सीमन की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं की या सीमन को अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया या उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, तो ये इशू भी हो सकता है। पाँचवें नंबर के अंदर आजकल क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वेदर वो एक जैसा नहीं रहता, तो इसीलिए हम सर्दियों को जो है ना ब्रीडिंग सीज़न कहते हैं और गर्मियों में मोस्टली फार्मर हजरात जो है ना ब्रीडिंग को फोकस नहीं करते। तो मैं इस चीज़ को भी काउंट करूँगा कि इम्प्रॉपर वेदर का होना, इम्प्रॉपर वेदर भी जो है ना रिपीट ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। छठे नंबर पे है जी डिजीज़। कोई भी एनिमल को डिजीज़ हो सकती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जिसकी वजह से एनिमल जो है ना वो कंसीव नहीं करता। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनाटमिकल उसकी बनावट की, कि बनावट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एनिमल की अनाटमी के अंदर जो है ना उसके सर्विक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होते हैं? सर्वाइकल प्रॉब्लम बाज़ औक़ात जो है ना एनिमल की पार्चुरेशन होती है ठीक करके, लेकिन सर्विक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बन जाती है। सर्विक्स जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है किसी भी रप्चर की वजह से। एनिमल जब पार्चुरेट करता है तो काव्स के पाँव वगैरह लगने की वजह से या उसको अच्छे तरीके से हैंडल ना करने की वजह से डिस्टोकिया वगैरह के दौरान, तो अगर सर्विक्स को कोई रप्चर हो जाए तो सर्विक्स टेढ़ी हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सर्विक्स फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है ना वो होता है प्रॉब्लम। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होती है। अगर कोई सर्विक्स का मसला हो तो तब भी जो है ना एनिमल के अंदर इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो ओपन रहेगा और ओपन रहने की वजह से एनिमल को जो है ना कंसीव ना होने की वजह बन सकता है, क्योंकि बाहर से एयर और पैथोजेंस वगैरह इंटर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हम एनाटॉमिकल इश्यूज़ में, पहले नंबर पे हमने सर्विक्स को डील किया, दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं ओवरीज़। ओवरीज़ की एडहीजन हो सकती है। ओवरीज़ की एडहीजन, बाज़ औक़ात ओवरीज़ जो है ना वो बरसा के साथ जो है ना अटैच हो जाती हैं किसी भी, मतलब कह लें कि कोई वूंड वगैरह की वजह से, कोई भी ज़ख़म वगैरह बनने की वजह से ओवरीज़ अटैच कर जाती हैं। जब ओवरी अटैच करती है तो ओवरी से जो एग रिलीज़ होना होता है, जो ओवर रिलीज़ होना होता है, वो प्रॉपर टाइम के अंदर या प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पाता, या आप कह सकते हैं कि जिस ओवरी की एडहीजन हो जाती है वो ओवरी फंक्शनल नहीं होती या सही से फंक्शन नहीं करती। अगर फंक्शनल होती भी है, एनिमल हीट में भी आता है, तो उससे ओवर रिलीज़ नहीं होता। अगर ओवर रिलीज़ नहीं होगा तो एनिमल ने कंसीव नहीं करना। तो ये भी एक रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी वजह है। तीसरे नंबर पे है यूट्रस फ़्लोपियन ट्यूब। फ़्लोपियन ट्यूब जो है ना ओवरी से आगे एक जो है ना नाली सी होती है जिसको हम कहते हैं फ़्लोपियन ट्यूब। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दूं। फ़र्ज़ करें ये ओवरीज़ है
और ये जो है ओवरीज से ये यूट्रस बन गई। ये दो यूट्राइन जो है ना हार्न है, और ये बॉडी होगी यूट्रस की, ठीक है। ये बॉडी है और ये आप समझ लें कि ये सर्विक्स है। ये सिर्फ समझाने के लिए जो है ना आप लोगों को बनाई है। तो ये है ओवरीज। अगर तो ओवरीज की एडिशन होगी तब भी जो है ना एनिमल कंसीव नहीं करेगा। ओवरीज से आगे जो बारीक सी ये लाइन बन रही है, ओवरीज से आगे यूट्रस तक ये वाली, ये अगर फलापियन ट्यूब कंसीडर करें तो अगर इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से रास्ता जो है ना वो तंग हो जाएगा। जब रास्ता तंग होगा तो ओवरी से जो ओवा है वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुंचेगा। जब यूट्रस के अंदर ओवा नहीं आएगा इस फलोपियन ट्यूब के तंग होने की वजह से या इसकी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, तो एनिमल कंसीव नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे फलोपियन ट्यूब। चौथे नंबर पे जो है ना एनाटॉमिकल, एनिमल की एनाटॉमिकली जो है ना प्रॉब्लम्स के अंदर रिपीट ब्रीडिंग के, वो यूट्रस है। यूट्रस जो है ना बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से वही पार्चुरेशन के दौरान कोई ज़ख़म हो गया, वैसे कोई एनिमल के अंदर प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज़ होगी, उसकी वजह से कोई वोंड या कोई ज़ख़म बन गया और ये बॉडी के साथ अटैच कर गई, तो अगर यूट्रस की जो है ना हार्न वो अटैच कर जाए तो फिर भी प्रॉब्लम जो है ना हो सकती है, वो एनिमल जो है ना कंसीव नहीं करेगा। तो ये थी जो है ना अनाटमिकल। और सर्विक्स की हमने पहले बात कर दी, अगर इसकी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाए फिर भी जो है ना एनिमल को प्रॉब्लम होगा, वो इजीली कंसीव नहीं करेगा। तो ये थोड़े से सीधा पॉइंट हमने अनाटमिकल डिस्कस किए। अब हम फंक्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एनिमल के अंदर के वो इसका सबसे पहले हम सच्ची एनाटॉमिकल जो है ना प्रॉब्लम्स का, उसका हम सल्यूशन करवाएंगे कि हल क्या है। पहली बात तो यह है कि जो बनावट के अंदर कुदरती फॉल्ट आ गया हुआ है वो क्लियर नहीं कर सकते आप, कोई भी डॉक्टर, या उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। अगर यूट्रस फ़र्ज़ करें उसकी या ओवरीज़ की एडिशन हो गई है तो हमारे पास तो उसका कोई ऐसा हल नहीं है कि उसको फ्रीली मूव करवाया जाए और वो हो। लेकिन हम ये कह देते हैं कि क्योंकि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो कोशिश करें बुल से ब्रीड करवा लें एनिमल को। बुल से ब्रीड करवाएंगे तो उसके 10-15% चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। या फिर 3 to 4 टाइम्स जो है ना 3 टाइम AI कर लें, यानी कि हर जो है ना 12 से 14 घंटे के बाद AI करें। 3 टाइम जो है ना AI कर लें, फिर भी चांस है कि वो कंसीव कर जाए। अदरवाइज़ वैसे अनाटॉमिकल इश्यूज़ के अंदर एनिमल का कंसीव करना बहुत 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 मुश्किल होना है। दूसरे नंबर पे अब हम बात करेंगे फंक्शनल के, फंक्शनल क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं जो एनिमल को रिपीट ब्रीडिंग का वो बनाते हैं। अच्छा, फंक्शनल इश्यूज़ में सबसे पहला इशू ये हो सकता है कि एनिमल हीट के अंदर आया है और ओवा रिलीज़ नहीं हुआ। तो वैसे नॉर्मली ओवा जो है ना वो हीट में आने के 30 to 36 आवर्स जो है ना लेटर एनिमल हीट में आया है। जब एनिमल हीट में आता है तो उसके 30 से 36 घंटे के बाद ओवा जो है ना वो रिलीज़ होता है। वैसे तो एनिमल की हीट हम 24 आवर्स काउंट करते हैं, लेकिन 24 आवर्स के 6 से 12 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद ओवा रिलीज़ होता है। या अगर एनिमल हीट के अंदर आया है तो जैसे ही एनिमल हीट में आया तो 30 से 36 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए AI कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एनिमल के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ओवा जो है ना, ओवा या तो लेट रिलीज़ होगा, लेट रिलीज़ हो सकता है, इसको हम डिलेड ओव्यूलेशन कहते हैं, या अर्ली रिलीज़ हो सकता है, इसको हम अर्ली ओव्यूलेशन कह सकते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ के अंदर जो है ना एनिमल जो है वो नहीं कंसीव करेगा। तो ये भी एक बड़ी वजह है। फिर फंक्शनल इश्यूज़ के अंदर क्या होता है कि ओवा रिलीज़ हुआ है, ओवा के रिलीज़ होने के बाद उसके ओवरी के ऊपर कार्पस ल्यूटियम CL जिसको कहते हैं वो बनना होता है। अब कार्पस ल्यूटियम ओवा क्या हुआ है,
स्मॉल इन साइज़ रिलीज़ हुआ है। अगर ओवा स्मॉल साइज़ का रिलीज़ हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम भी स्मॉल साइज़ का बनेगा। जब स्मॉल साइज़ का कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो वो प्रॉपर मिकदार में प्रोजेस्टेरॉन पैदा नहीं कर सकेगा। जब प्रॉपर मिकदार में प्रोजेस्टेरॉन पैदा नहीं होगा तो एनिमल जो है ना वो कंसीव अगर कर भी गया है तो एम्ब्रियो को स्टे नहीं करवा पाएगा प्रॉपरली। जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर प्रॉपरली स्टे नहीं होगा, एम्ब्रियो ज़ाया हो जाएगा। एम्ब्रियो ज़ाया होगा तो समझो कि प्रेगनेंसी ज़ाया होगी। जब प्रेगनेंसी ज़ाया होगी तो हम कहेंगे कि जी एनिमल जो है ना रिपीट ब्रीडर है, शायद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। लेकिन वजह इसकी CL छोटा बनने की भी है, या डिलेड ओवुलेशन है, या अर्ली ओवुलेशन है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर तो हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो हम ये करते हैं कि जब हमने AI करनी है तो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हम AI से पहले 6 आवर्स बिफोर AI के 6 घंटे पहले हम कंसेप्टाल 5 ml वो लगा दें, या ब्यूसिरिलीन 5 ml वो लगा दें, या डेलमेरालीन 2.5 ml लगा दें, तो एनिमल के चांसेस हैं कि वो कंसीव करेगा और उसकी टाइमली ओवुलेशन होगी और उसका CL भी अच्छा बनेगा, तो उसके चांसेस हैं कि वो कंसीव कर जाएगा। एक तो ये है इसका हल। दूसरा हल ये है कि एक तो आपने 6 घंटे पहले AI से लगवाया है, दूसरा आपने 10 से 12 दिन के बाद कंसेप्टाल फिर लगा दें एनिमल को, वही 5 ml कंसेप्टाल, या ब्यूसिरिलीन 5 ml, या डेलमेरालीन 2.5 ml, या फिर ह्यूमन मेडिकल स्टोर से ह्यूमन मेडिसिन के अंदर IVFC 5000 इंटरनेशनल यूनिट ये मिलते हैं, तो ये IV लगा दें एनिमल को, तो तब भी इंशाल्लाह एनिमल कंसीव करेगा और उसका प्रेगनेंसी जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद आप 2 हल हो गए कि कंसेप्टाल वगैरह लगाएं, दूसरा 10 से 12 दिन के ऊपर कंसेप्टाल वगैरह लगाएं। तीसरा ये है कि आप जो है ना प्रोटोकॉल ही लगाएं, शुरू ही एनिमल को प्रोटोकॉल के साथ करें कि एनिमल को अपनी मर्ज़ी से हीट में लेके आएँ, आप प्रोटोकॉल लगाएं। तो इस पे भी हम एक सेशन करेंगे प्रोटोकॉल होते क्या है। तो एनिमल को अपनी मर्ज़ी से सिंक्रोनाइज़ करें, प्रोटोकॉल लगाएं। प्रोटोकॉल लगाएंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से एनिमल को ये फंक्शनल इश्यूज़ या उसके जो है ना हार्मोनल इश्यूज़ वो नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इंशाल्लाह हार्मोनल इश्यूज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो ये था फंक्शनल जो है ना प्रॉब्लम्स के फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं एनिमल को। तीसरे नंबर पे है इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स के एनिमल को क्या क्या इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से एनिमल जो है ना वो कंसीव नहीं कर रहा। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स को। पहले नंबर पे है बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर। बहरहाल जो भी हो, बैक्टीरिया जो है ना, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इकोलाई। यूट्रस के अंदर ज़्यादातर जो बैक्टीरिया प्रॉब्लम काजिंग होते हैं वो इकोलाई, स्टेफ ओरियस, और तीसरे नंबर पे जो है ना सुडोमोनास। सुडोमोनास बैक्टीरिया जो है ना वो हो सकता है। फंगस के अंदर जो है ना फंगल एस्परजिलस हो सकती है, कैंडिडा हो सकती है। ये जो है ना फंगस, ये मतलब फंगस और बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन बन सकता है। और फिर इन्फेक्शन जो है ना, आपने AI की है, AI के दौरान आप लोगों ने राड कहीं एनिमल की जो है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कहीं मार दिया है, या उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई है। क्योंकि आजकल जो VA हजरात हमारे हैं वो जो है ना
बिल्कुल ही बेधड़क होके बेझिझक होके जो है ना काम करते हैं। तो अगर आपने एआई का राड वगैरह कहीं मार दिया है, उसकी वजह से कोई छोटा मोटा ज़ख़म हो गया है, या आपने सफाई नहीं का ख्याल नहीं रखा, या एनिमल का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ है, किसी भी वजह से एनिमल जो है ना कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम के साथ है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनमें से फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है ना एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इन्फेक्शन का काज बना सकता है। तो इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट के अंदर हमने ये करना है कि इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स जो है ना वो देखते हैं कि प्रॉब्लम के लिहाज से हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में करनी है एंटीबायोटिक्स। अब इन एंटीबायोटिक्स में हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं। सल्फा ड्रग्स वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन वो हम इंट्रायूट्राइन कर सकते हैं। रिफॉक्सासिन वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बिला फ्लैजल या मेट्रोनिडाज़ोल को हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन। ठीक हो गया। और अगर कोई फंगस प्रॉब्लम हो फंगल, तो ल्यूगाल्स आयोडीन उसका सल्यूशन यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को जो है ना ओवरकम करने के लिए। चौथे नंबर पे है मैनेजमेंटल इश्यूज़ के इन्फेक्शियस इश्यूज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। पहले नंबर पे हमने एनाटॉमिकल इश्यूज़ डिस्कस किए, दूसरे नंबर पे फंक्शनल इश्यूज़ डिस्कस किए, तीसरे नंबर पे इन्फेक्शियस इश्यूज़ डिस्कस किए, चौथे नंबर पे हम मैनेजमेंटल इशू डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं। मैनेजमेंटल इश्यूज़ के अंदर पहले नंबर पे सीमन जो है ना, सीमन की हैंडलिंग वो प्रॉपर नहीं है। सीमन हैंडलिंग इम्प्रॉपर सीमन हैंडलिंग है। आपने सीमन लिया है, कंटेनर में डाला है, उसकी गैस ही नहीं पूरी करवाई, या गैस उसकी किसी भी दिन लीक होगी या कोई भी वजह बन गई, तो सीमन जो है ना ज़ाया हो जाएगा। सीमन ज़ाया होगा तो हम समझेंगे कि एनिमल नहीं कंसीव कर रहा, वो सीमन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। सीमन की क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। सीमन जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसके स्पर्म्स जो है ना स्पर्म काउंट वो पूरा नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा ओवरफेड एनिमल्स, मैनेजमेंटल इश्यूज, ओवरफेड एनिमल है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा, उसकी यूट्रस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गई है या वो फैटी हो गया, तो वो भी जो है ना कंसीव नहीं करेगा इजीली। इसी तरह वीक एनिमल होगा तो वो भी कंसीव नहीं करेगा इजीली। उसके बाद है टाइमिंग। बाज़ औक़ात फील्ड के अंदर क्या करते हैं लोग, डॉक्टर को बुलाते हैं, उनका एनिमल जो है ना हीट में आया, उन्होंने डॉक्टर को सुबह ही कॉल की, डॉक्टर साहब ने आना है, डॉक्टर साहब ने ना कोई टाइमिंग देखनी है, अगर उसको सुबह बुलाया और एनिमल उसी वक्त हीट में आया तब भी उसने एआई करके चले जाना है। अगर एनिमल को हीट में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और टाइम नहीं है एआई का, एनिमल हीट से जा चुका है, तब भी डॉक्टर साहब ने एआई करके चले जाना है। इसमें दोनों तरफ से फ़ॉल्ट है। एक तो यह है कि फार्मर हजरात एआई किए बगैर डॉक्टर की फ़ीस नहीं देते। अगर वो प्रॉपरली उसकी फ़ीस दें तो डॉक्टर साहब इस तरह का काम करें ही ना। या फिर डॉक्टर साहब को भी चाहिए कि अगर एनिमल हीट में है नहीं तो उसको एआई ना करें। तो ये इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन है। उसके बाद राड का इम्प्रॉपर यूज़ भी हो सकता है। आपकी टाइमिंग की जो है ना स्पेस या जिस जगह पे आपने इंसेमिनेशन करनी है वहाँ पे नहीं करते, आप वजाइना में ही जो है ना सीमन को इंसर्ट कर देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना चांसेस कम हो जाने हैं एनिमल की प्रेगनेंसी के। तो ये थे हमारे कुछ मैनेजमेंटल इश्यूज़। इसके बाद इम्प्रॉपर वेदर, ये मेरी ख़ुद की जो है ना रिसर्च कह लें आप, या ख़ुद का जो है ना काम करने का एक्सपीरियंस कह लें। इम्प्रॉपर वेदर जो है ना ये भी एक बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड वेदर के अंदर एनिमल की प्रेगनेंसी रेशो बहुत कम हो जाती है। ये आप कह सकते हैं कि 3 to 4%, 10 to 20% तक हो सकती है बड़ी मुश्किल से। क्योंकि मुझे भी कुछ 6 साल हो गए काम करते हुए, और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन दोनों एनिमल पे मैंने काम किया माशाल्लाह से।
और हॉट ह्यूमिड सीज़न में भी हम कुछ AIs वगैरह करते हैं, तो उनमें बड़ी मुश्किल से 10 to 20% जो है ना रिज़ल्ट मिलता है। तो एक तो ये हॉट ह्यूमिड वेदर हो सकता है, दूसरा बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात इस गर्म मौसम में बार बार AI करने की वजह से भी एनिमल को रिपीट ब्रीडिंग का शिकार बना देते हैं। वो होता क्या है, होता ये है कि एनिमल तो रिपीट कर रहा होता है इम्प्रॉपर वेदर होने की वजह से, कि उसका वेदर उसकी फेवर में नहीं है और वो रिपीट कर जाता है एनिमल किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हीट की स्ट्रेस की वजह से या फीड की स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि गर्मियों में जो है ना प्रॉपरली फीड एनिमल नहीं कर सकता। तो किसी भी वजह से एनिमल जो है ना कंसीव नहीं कर रहा होता और हम उस चीज़ को समझते हैं कि एनिमल जो है ना रिपीट ब्रीडर हो गया है, हमने उसको इतनी बार इंसेमिनेशन कर ली है, एनिमल तो ठहर नहीं रहा, तो जी ये रिपीट ब्रीडर है। जब लेकिन उसको चेक वगैरह किया जाता है तो वो बिल्कुल साफ़ और सही होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है रिपीट ब्रीडिंग की, और ये मैं अपनी तरफ से मतलब एज ए एक्सपीरियंस मैंने ये चीज़ समझी है, तो वो मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहिए। और छठे नंबर पे जो है वो है डिज़ीज़। कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, मोस्टली रिप्रोडक्टिव ट्रैक की डिजीज़ जो है ना कंपाइलोबैक्टर, अगर कंपाइलोबैक्टर का इशू है तब भी एनिमल जो है ना प्रॉपरली कंसीव नहीं करेगा या लेट कंसीव करेगा। विब्रियोसिस का इशू है तब भी एनिमल जो है ना वो लेट कंसीव कर सकता है, या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है, एनिमल ने कंसीव किया लेकिन 21 दिन के अंदर अंदर जो है ना उसके फीटस की, उसके एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है और 21 दिन के बाद एनिमल हीट में आ जाता है। अब हमें यह लग रहा होता है कि एनिमल जो है ना कंसीव नहीं कर रहा, एनिमल रिपीट ब्रीडर है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं होती, वो किसी भी वजह से उसके एम्ब्रियो की अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है विद इन 21 डेज़, 17-18 डेज़ के ऊपर किसी भी वजह से हो सकती है, वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पूरा ना होने की वजह से भी हो सकती है, तो उसकी डेथ हो जाती है और हम समझ रहे होते हैं कि एनिमल जो है ना रिपीट ब्रीडर है। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हमने कोई 6 चीज़ें जो है ना रिपीट ब्रीडिंग के हवाले से समझी हैं कि ये 6 प्रॉब्लम हो सकते हैं एनिमल जो है ना कंसीव ना करने की। पहले नंबर पे उसकी कोई बनावट के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कोई मसला, उसकी साख्त के अंदर फ्री मार्टस एनिमल हो सकता है, तो वो भी जो है ना एनिमल कंसीव नहीं करेगा। इसी तरह फंक्शनल इश्यूज़ हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोई इन्फेक्शियस इशू हो सकते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। चौथे नंबर पे कोई मैनेजमेंटल इशू हो सकता है, उस वजह से कंसीव नहीं कर रहा होता। 5वें नंबर पे इम्प्रॉपर वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब भी एनिमल जो है ना कंसीव नहीं करता, या कंसेप्शन रेशो कम हो जाती है, या डिजीज़ हैं। इन तमाम इश्यूज़ के अंदर एनिमल जो है ना वो कंसीव कर नहीं रहा होता या लेट कंसीव करता है, तो हम उस एनिमल को समझते हैं कि वो रिपीट ब्रीडर है। हालांकि उसको चेक करने में हमें पता चलता है कि ये साफ़ है, और इन्फेक्शियस एनिमल को तो चेक करने पे खुद ही पता चलेगा कि उसकी यूट्रस का साइज़ क्या है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, पस है, जो भी सीन है। तो ये चीज़ें आप जो है ना देख लीजिएगा कि इन इश्यूज़ में से, इन पॉइंट्स में से आपके एनिमल को क्या इशू है वो आप देख लें और उस हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह करें। ट्रीटमेंट का भी हमने बताया है जी। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।